हाँ भाई, गुड इवनिंग। ओके, कैसे हैं आप लोग? सर बिल्कुल फिट हैं। आप सुनाओ? हम भी अच्छे हैं। अच्छा बेटा, शुरू करते हैं। बेटा लास्ट टाइम पे हम लोगों ने शुरू किया था थ्योरी पार्ट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक, ये था, अगर आपको याद हो तो। चलो फटाफट से आ जाओ, सभी लोग ज्वाइन कर लो बेटा, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ठीक, ओके। आ गए सभी लोग? सर जी आ गए। चलो शुरू करो बेटा। हमें इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर करना था, जिसमें हमने आपको इशू ऑफ शेयर्स शुरू किया था। इशू ऑफ शेयर के दो पार्ट थे, एक थ्योरेटिकल पार्ट था, एक न्यूमेरिकल पार्ट था। बैकग्राउंड में ये चीज़ें हमने आपको नोट कराई थी, आपने कहा था यस सर। उसके बाद फिर हम आ गए थे इस पे। लास्ट लेक्चर में बेटा बच्चों को ये कंप्लेन थी कि सर दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि सबको दिखाई दे। आई होप बेटा समझ में तो आता है कि सबको दिखाई देता है, बाद में पता नहीं क्या हो जाता है। फिर थ्योरेटिकल पार्ट में हमने बताया था कि कंपनी क्या है, कंपनी की डिफिनीशन किस सेक्शन में है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में और 267 में। ठीक, उसके बाद कंपनी के फीचर्स क्या थे अगर आपको मालूम हो तो। आर्टिफिशियल पर्सन था, सेपरेट लीगल एंटिटी था, पर्सन नॉट सिटीजन था, ये सारी चीज़ें थी। ठीक, उसके बाद फिर हमने परपेचुअल सक्सेशन के बारे में बताया था कि परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, फिर कॉमन सील क्या होता है, कैपेसिटी टू स्यू क्या होता है, राइट ऑफ एक्सेस क्या होता है, ये सारे फीचर्स के बारे में बात हुई थी। फिर बेटा काइंड्स ऑफ कंपनीज़ के बारे में बात हुई थी, अगर आपको याद हो तो। काइंड्स ऑफ कंपनीज़ में बेटा इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे चार्टर्ड कंपनी था, स्टैचुरी कंपनी था, रजिस्टर्ड कंपनी था। अब चार्टर्ड कंपनी बेसिकली क्या होता है, मैं छोटा सा रिवीजन कर लूँ, फिर मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे आता हूँ। ठीक है, तो चार्टर्ड कंपनी का मतलब था कि फॉर्म्ड बाय अ चार्टर्ड मीन्स ऑर्डर ऑफ द किंग और क्वीन, मतलब किंग और क्वीन के ऑर्डर पे, या कहते हैं जो कंपनियां किंग और क्वीन एस्टेब्लिश करते हैं उन्हें चार्टर्ड कंपनी कहते थे। जस्ट लाइक एक ही एग्जांपल मिलता है ईस्ट इंडिया ऑफ कंपनी। ईस्ट इंडिया ऑफ कंपनी जो है वो 1602 में हमारे यहाँ आया था, 1602 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और हमने बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को परचेस करने वाला भी एक इंडियन है। ठीक है, उसके बाद स्टैचुरीज कंपनी स्टैब्लिश स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के स्पेशल रेजोल्यूशन से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिएट किया जाता है। उसके बाद था रजिस्टर्ड कंपनी। तो रजिस्टर्ड कंपनी था फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अर्लियर कंपनीज एक्ट, तो कोई मतलब नहीं, इसका छोड़ दीजिए। ओनरशिप के हिसाब से दो कंपनी था। ठीक, एक गवर्नमेंट कंपनी थी और एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी थी। गवर्नमेंट कंपनी उसे कहते हैं जिसके मोर देन 50% शेयर्स, किसी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स कौन ले ले, स्टेट गवर्नमेंट ले ले, सेंट्रल गवर्नमेंट ले ले, या दोनों पार्शियली एक्वायर करें। लायबिलिटी में मैंने पढ़ाया था कि लायबिलिटी लिमिटेड कंपनीज होता है, अनलिमिटेड कंपनीज होता है, लिमिटेड बाय शेयर होता है, लिमिटेड बाय गारंटी बताया था आपको, लिस्टिंग था। फिर हमें जो शुरू करना था वो शुरू करना था पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनी और ओपीसी। ठीक है, तो आज हमारी क्लास में वही शुरू होने जा रहा है। एक तो सबसे अच्छी बात बेटा आपको बता दूं कि बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक, तो काइंड्स ऑफ कंपनीज में आ जाइए। ये देखिए काइंड्स ऑफ कंपनीज है, काइंड्स ऑफ कंपनीज में आ जाइए, सभी बच्चे आ जाएं।
एक मिनट बेटा। चलिए, आज का जो लेक्चर बेटा है वो काइंड्स ऑफ कंपनीज का, हम लोग इसको सेकंड लेक्चर लेके चलते हैं, ठीक है। आइए ज़रा देखिए, आज हमने पढ़ना है, सबसे पहला जो चीज़ हमें पढ़ना है बेटा वो ये पढ़ना है, एकदम दिखा दे रहे ताकि आपको दिखता रहे, ठीक। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और ओपीसी, ठीक। तो ये है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी, 1% कंपनी, ठीक। तो सबसे पहले बेटा प्राइवेट कंपनी जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 68 में डिफाइन है। प्राइवेट कंपनी के बारे में क्या क्या कहा गया, साथ साथ नोट भी कर लीजिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। प्राइवेट कंपनी में बोला गया कि कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। मिनिमम पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, बार बार आपको एक वर्ड आ रहा है पेड अप कैपिटल, ये देखिए पेड अप कैपिटल। तो इसके बाद हम लोग शेयर कैपिटल जब सीखेंगे तो उस शेयर कैपिटल में हम पेड अप कैपिटल को भी सीखेंगे, ठीक है ना। चलो आराम आराम से, और बेटा कोशिश करना कि नोट भी करते चलना, ठीक है। हाँ, आप कर सकते हो, हुनर है। और बेटा हम लोग डेली अब 2 ही क्लासेस देंगे क्योंकि बच्चों की कंप्लेन है कि सर हम 3 क्लास देख नहीं पाते, हमारा डेटा पैक ख़त्म हो जाता है। तो हमने कहा ठीक है बेटा, हम डेली आपको 2 क्लासेस दिया करेंगे क्योंकि भाई डेटा रहना चाहिए, फेसबुक भी चलाना है, व्हाट्सएप भी चलाना है, इंस्टाग्राम भी चलाना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो यूथ का ऑक्सीजन है, वो ज़रूरी है, तो उसको आप चलाइए। लेकिन ध्यान रहे कि पढ़ाई भी होती रहनी चाहिए, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी उसे कहते हैं जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना है बेटा, 1 लाख है, ठीक। मिनिमम, मैक्सिमम आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आर्टिकल में कुछ रिस्ट्रिक्शन है। पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है कि द राइट टू शेयर ऑफ इट्स ट्रांसफर, सॉरी, द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, प्राइवेट कंपनी के शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। भाई जब प्राइवेट वर्ड शुरू में लग गया है, प्राइवेट मतलब प्राइवेट, जैसे कि हमको यहाँ से बनारस जाना है तो हमने एक टैक्सी बुक करी और उस टैक्सी वाले से कहा कि आप हमें बनारस छोड़ दीजिए, ये प्राइवेटली मेरे लिए है केवल, आप उसमें पैसेंजर नहीं बिठाएंगे। तो वो मतलब वो टैक्सी यहाँ से बनारस तक के लिए मेरी हुई, उसमें और कोई नहीं आ सकता। वैसे ही प्राइवेट कंपनी का मतलब कि इसमें मेरे शेयर्स लगे हैं, ये किसी और का, ये मतलब कहते हैं ना, अरे पब्लिकली थोड़ा ना हो गया है, नहीं बोलते हैं पब्लिकली थोड़ा ना हो गया है। तो इसका मतलब प्राइवेट का मतलब ये हमारी है, इसमें शेयर को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, शेयर को इशू नहीं कर सकते। फिर क्या लिखा है, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर ऑफ 200 एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। ओपीसी का मतलब अभी समझाएंगे। प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर हैं उनकी लिमिटेशन जो है वो 200 होगी, 200 से ज़्यादा मेंबर किस कंपनी में नहीं हो सकते हैं। एक और बात मैं लिख दूं, प्राइवेट कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी, उनका नंबर जो है 2 होता है। प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर का जो नंबर होता है वो 2 होता है, ठीक है ना। तो प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 200। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। और प्रोहिबिट करता है एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। मतलब हम पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकते हैं
प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते हैं कि आप मेरे कंपनी के शेयर को परचेस करिए। तो अगर मोटी मोटा बात हम समझें तो प्राइवेट कंपनी की डिफिनीशन किस सेक्शन में है, तो आप कहोगे सर 2 क्लॉज 68। ओके, प्राइवेट कंपनी के फीचर्स क्या क्या हैं या प्राइवेट कंपनी किसे कहेंगे, तो ऐसी कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप वैल्यू 1 लाख हो, ऐसी कंपनी जो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकती है, ऐसी कंपनी जिसके मेंबर 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ऐसी कंपनी जो पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकती, मतलब इनवाइट नहीं कर सकती, ऐसी कंपनी जिसमें डायरेक्टर मिनिमम 2 हो सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, प्राइवेट कंपनी। यस, नोट कर लीजिए। अच्छा, आप लिखने मतलब दिखने वाली समस्या तो नहीं है? नहीं सर, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले। ऑनलाइन कैमरे के सामने पढ़ाना बेटा जानते हो, आप लोग काफ़ी बच्चे फोर्स कर रहे हैं। जो टीचर बेटा फेस टू फेस पढ़ा लिया है ना, उसको ऑनलाइन पढ़ाना बहुत मुश्किल है। आपको बताएं, ऑनलाइन क्लासेस में कैमरे के सामने बात करना होता है और बहुत मुश्किल काम होता है। हम लोग शुरू से बच्चों के साथ रहें, बच्चों के साथ जिए, उनसे मज़े लेके पढ़ाए हैं, किसी की टांग खींचे हैं, किसी को डांटा है, किसी को भगाया है, थोड़ी हंसी मजाक किया है। तो वो जो क्लास इंटरेक्टिव क्लास होती है वो ऑनलाइन कभी जगह नहीं ले सकता। बट एट द प्रेजेंट टाइम ऑनलाइन का क्रेज़ है, बड़े बड़े मार्केट प्लेयर हैं ऑनलाइन पे, तो हम भी खेल रहे हैं। लेकिन अगर मेरे दिल से पूछो तो मैं आज भी चाहूँगा कि ऑफलाइन ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता है। एनीवे, बस लगता है जैसे कि हम मशीन की तरह हो गए हैं और बस मशीन है और उसी की तरह काम कर रहे हैं। एनीवे, तो बेटा प्राइवेट कंपनी हो गया, यस सर हो गया। आइए ज़रा पब्लिक कंपनी पे आइए, पब्लिक कंपनी पे। ठीक, पब्लिक कंपनी का जो सेक्शन है वो 2 क्लॉज 71। जब हम टेस्ट लेंगे तो पूछेंगे, तो पहली लाइन बोला इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी ना हो। इस लाइन को बाद में समझते हैं, अच्छे से समझना होगा। हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। मिनिमम है, मिनिमम 5 लाख हो सकता है, मैक्सिमम के बारे में इसने कोई बात नहीं करी है। जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना हो, 5 लाख हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे बेटा हाँ पब्लिक कंपनी। लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए जो प्राइवेट कंपनी ना हो, प्राइवेट कंपनी का मतलब बेटा कि अब देखो सुनना ध्यान से, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, लेकिन पब्लिक कंपनी में नहीं। पब्लिक कंपनी में आप अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो मेरे साथ साथ लिखिए, मेरे साथ साथ लिखिए, राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, आप इसमें शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा, इसमें लिमिट है नंबर ऑफ इट्स मेंबर, नो लिमिट ऑफ इट्स मेंबर, इसके मेंबर की नो लिमिट है। तीसरा, ये प्रोवाइड्स करते हैं एनी इनविटेशन टू द पब्लिक, ये टू इनवाइट कर सकते हैं, इनवाइट टू द पब्लिक फॉर इशू ऑफ शेयर, या सब्सक्राइब आउट शेयर लिख सकते हैं, सब्सक्राइब आउट शेयर। तो प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ये राइट देते हैं कि आप शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये लिमिट देते हैं, ये लिमिट नहीं देते हैं, ये मना करते हैं, ये कहते हैं कि हम इनवाइट करेंगे। इनके डायरेक्टर मिनिमम 2 होने चाहिए, और इनके जो डायरेक्टर हैं, चौथा पॉइंट लिख दे रहे हैं बेटा, ध्यान से लिखते रहिएगा नहीं भूल जाएंगे। चौथा पॉइंट, इनका जो डायरेक्टर का नंबर है
वो डायरेक्टर का नंबर बेटा 7 होना चाहिए। मिनिमम जो डायरेक्टर हैं, सॉरी, एक मिनट बेटा, सॉरी, जो मिनिमम डायरेक्टर होते हैं वो 5, कितने होते हैं? 5, ठीक है, मैंने गलती कर दी है, ठीक है। जो मिनिमम डायरेक्टर हैं वो 5 हैं बेटा, कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा, ठीक है। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। तो पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है, किस सेक्शन में है? सेक्शन 2 क्लॉज 71, ठीक। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? 5 लाख। सब लिख लो भैया, नहीं तो कहोगे 5 लाख, ठीक। राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, नो लिमिट ऑफ इट्स मेंबर, टू इनवाइट द पब्लिक फॉर सब्सक्राइब ऑफ शेयर। और फोर्थ क्या है? डायरेक्टर। डायरेक्टर कितने होने चाहिए बेटा? बोलो ना सर, डायरेक्टर होने चाहिए 5, ठीक। कितने होने चाहिए? 5, ओके। लिख लो फटाफट से। सॉरी बेटा, मेरे को कंफ्यूजन हो गया भाई। 3 होते हैं, सॉरी, कितने होते हैं? 3 होते हैं, कंफ्यूजन हो गया बेटा, सॉरी। तो इसमें जो है मिनिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। किसमें? पब्लिक कंपनी में 5 नहीं होते ना 7 होते, 3 होता है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया बेटा? लिख लिया। ओपीसी पे आइए। ओपीसी बेटा, ओपीसी का मतलब 1% कंपनी, ठीक। बेटा इनमें मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी, इनमें मिनिमम 7 लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी। ओपीसी में जैसा कि इसका नाम है 1% कंपनी, मतलब एक लोगों से भी कंपनी बन सकती है एज पर एक्ट। जो एक्ट है वो एज पर 2030, इसके तहत आप ओपीसी का क्रिएशन कर सकते हैं। ओपीसी क्या है बेटा? 1% कंपनी है, इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड फॉर्म्ड बाय 1%। पहले तो टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी का मतलब यहाँ पे आ जाइए। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना चाहिए? ओपीसी में भी 1 लाख चाहिए। जैसे ही इसने कहा ओपीसी में कि ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो पहले प्राइवेट कंपनी के देखिए कौन कौन से फीचर जो है ओपीसी पे अप्लाई होंगे। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना लगेगा? 1 लाख लगेगा। यहां पे रिस्ट्रिक्ट करता है द राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा। लिमिट द नंबर ऑफ, ये नहीं अप्लाई होगा। क्यों? ओपीसी, उसके नाम में उसका नंबर छिपा हुआ है। ओपीसी, ओ का मतलब 1 कंपनी, मतलब एक बंदे की कंपनी होगी। और ये भी पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकता है सब्सक्राइब करने के लिए शेयर्स। अब ओपीसी के बारे में 2 बातें आप समझ लीजिए। पहली जो बात है कि ओपीसी रिक्वायर अ सब्सक्राइबर टू इनकॉर्पोरेट
एंड अ नॉमिनी फॉर द सोल्ड नॉमिनी फॉर द ये इसको हटाते हैं। एक नॉमिनी की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, ठीक है, एक नॉमिनी की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद बोला है बेटा कि मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम्स ऑफ द अदर पर्सन नॉमिनी हु शैल इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स डेट ऑफ हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द ओपीसी। सिंपल सी बात कहते हैं, तो जैसे बेटा आप बैंक में जाते हो, तो बैंक में जब आप एफडी करते हो तो वहाँ पे नॉमिनी नेम डालना पड़ता है कि बाय द वे अगर फ्यूचर में आपके साथ कुछ होता है तो ये पैसा बैंक आपको किसको दे पाए, बैंक आपके नॉमिनी को, मतलब आपके लीगल जो भी लीगल लायर हो उसको दे पाए। वैसे ही ओपीसी में 1 पर्सन कंपनी में जब आप मेमोरेंडम बनाते हो तो उसमें एक ऐसे व्यक्ति का नाम मेंशन करना होगा जो कि आपके बाद इस कंपनी की कमांड को संभाल पाए, उसे क्या कहेंगे, ओपीसी कहेंगे। तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी आपकी खत्म हो गई। ठीक, अब बेटा एक और कंपनी है, वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, एक है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। ठीक, इसको भी समझ लेते हैं, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी को समझने के लिए मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाता हूं कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है। ये देखिए, ए और बी। ए जो है होल्डिंग कंपनी है, बी जो है वो सब्सिडियरी कंपनी है। कौन सी कंपनी है, सब्सिडियरी कंपनी। कब कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी हो सकती है, कब कोई कंपनी सब्सिडियरी कंपनी हो सकती है, इसका सबसे अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, पहले समझ लीजिए। सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, जब कोई कंपनी किसी कंपनी के मोर देन 50% शेयर एक्वायर कर ले। कितना परसेंट बेटा, 50% शेयर एक्वायर कर ले। मान लीजिए ए कंपनी ने बी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर एक्वायर कर लिए, तो ए कंपनी कौन सी कंपनी होगी, होल्डिंग कंपनी होगी, और बी कौन सी कंपनी होगी बेटा, बी कौन सी कंपनी होगी, सब्सिडियरी कंपनी होगी। ठीक, या तो ए ने जो है बी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल कर लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को क्या कर लिया हो, कंट्रोल कर लिया हो, उसे क्या कहेंगे, होल्डिंग कंपनी कहेंगे। तो दो चीजें ध्यान में रखिएगा, होल्डिंग का मतलब होता है बेटा जिसने किसी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स को क्या कर लिया हो, एक्वायर कर लिया हो, उसे क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी। मतलब इस होल्डिंग कंपनी का इस सब्सिडियरी के ऊपर क्या होगा, फुल कंट्रोल होगा, फुल कंट्रोल होगा। ठीक, तो सब्सिडियरी कंपनी किसे कहेंगे, जिस कंपनी ने अपने 50% से ज्यादा के शेयर्स सेल आउट कर दिए हो, उसे कौन सी कंपनी कहेंगे, कौन सी कंपनी कहेंगे बेटा, सब्सिडियरी कंपनी। या जिस कंपनी ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंट्रोल को दे दिया हो किसी दूसरी कंपनी को, उसे कौन सी कंपनी कहेंगे, सब्सिडियरी कंपनी कहेंगे। क्लियर है यहां तक? अच्छा, यहां पे आ जाइए, अब पढ़ लीजिए। देखिए सब्सिडियरी कंपनी क्या है, देखिए, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। टोटल शेयर कैपिटल का 1/2 मतलब 50% उसने ले लिया हो, किसी और को भी दे दिया हो, उसे क्या बोलेंगे, सब्सिडियरी कंपनी। और जिसने लिया हो उसको क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी जो है, होल्डिंग कंपनी मतलब उसने किसी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर को एक्वायर कर लिया। होल्डिंग कंपनी को ही पेरेंट कंपनी भी कहते हैं।
पेरेंट कंपनी। एक चीज और बता दूं मैं आपको, नॉलेज के लिए बता दूं, जैसे मान लीजिए बी कंपनी जो है सी कंपनी को एक्वायर करती है। बी कंपनी सी कंपनी के 80% शेयर को एक्वायर करती है। तो ये जो सी कंपनी है ये सब्सिडियरी कंपनी होगी किसकी? बी की। फिर से सुनिए, ए ने किसको एक्वायर किया? बी को। बी ने किसको एक्वायर कर रखा है? सी को। सी के कितने परसेंट शेयर ले रखे हैं? 80%। तो सी जो है, ध्यान से सुनिएगा, सी जो है वो सब्सिडियरी होगा किसके लिए? बी के लिए। सी जो है वो सब्सिडियरी होगा किसके लिए? बी के लिए। यहां तक बात समझ में आई? तो बी क्या होगा? बी होल्डिंग होगा किसके लिए? सी के लिए। अब यहां पे सुनना, ए कंपनी का सब्सिडियरी कौन है? बी कंपनी। और ए का सब्सिडियरी सी भी होगा। किसी सब्सिडियरी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी, किसी, सुनिए ध्यान से, सब्सिडियरी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग की भी सब्सिडियरी होगी। वन मोर टाइम, जैसे बी की सब्सिडियरी कौन है? सी। तो ए के 2 सब्सिडियरी हो जाएंगे, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात है। जैसे आपने एक घर खरीदा और जब घर आपने लिया तो उस घर में जो फर्नीचर लगे हुए थे, एसी, फ्रिज, कूलर, वो सब चीज़ें था। तो आपने जैसे ही घर खरीदा तो घर के साथ साथ उन फर्नीचर के भी ओनरशिप आपके पास आ जाती है। तो वैसे ही हमने बी को खरीदा तो बी के सारे ओनरशिप मेरे पास आ गए और बी के ओनरशिप आ गए हमारे पास, और बी के पास किसके ओनरशिप है? सी के। तो जब बी के ओनरशिप आ गए तो सी के ऑलरेडी हमारे पास आ गए। तो यही बात है कि अगर किसी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी, अगर किसी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है तो वो भी होल्डिंग की क्या होगी? सब्सिडियरी कंपनी होगी। बस खत्म हो गया। एक बार आप नोट कर लीजिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं। हो गया बेटा? चलिए, ठीक। अब आगे आते हैं बेटा टाइप ऑफ शेयर पे, कि टाइप ऑफ शेयर क्या होता है। ठीक, आइए जरा सुनिए। पहले हमने समझा कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर क्या होते हैं, ठीक है। फीचर के बाद काइंड्स ऑफ कंपनी क्या होती है। काइंड्स ऑफ कंपनी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्राइवेट है, पब्लिक है, ओपीसी है, होल्डिंग है, सब्सिडियरी है। ठीक, अब आते हैं शेयर्स। क्या होता है कि
जो कंपनी होती है तो कंपनी बेटा आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो जैसे हर किसी को अपने आप को ऑपरेट करने के लिए, अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, वैसे ही इस आर्टिफिशियल पर्सन को भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक ठीक। तो कंपनी ये जो पैसा है वो पैसा किससे लेती है? पब्लिक से लेती है। ठीक। और ये किसी एक बंदे से नहीं लेती। पब्लिक का मतलब बहुत से लोग आ गए, तो सबसे थोड़ा थोड़ा पार्ट लेती है। मतलब सबसे क्या लेती है? शेयर लेती है। तो इसलिए क्या नाम पड़ गया बेटा? शेयर नाम पड़ गया, और कोई बात नहीं है। जैसे जब कंपनी स्टेब्लिश होती है, थोड़ी सी चीज़ें और आपको समझा दें, तो कंपनी जब स्टेब्लिश के टाइम ही कंपनी को कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है ये बात तय हो जाती है। उसके प्रमोटर्स इस बात को तय कर लेते हैं कि कंपनी को इतने रुपए की क्या है? रिक्वायरमेंट है। ठीक। तो वहाँ से कंपनी अपना जो है, जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, मान लो कंपनी को इतने रुपए की रिक्वायरमेंट है। अब बेटा ये पैसा तो उसको पूरे लाइफ में ज़रूरत है ना, लेकिन कंपनी क्या करती है? उसका छोटा छोटा टुकड़ा कर देती है और वो सबसे पैसा मांग लेती है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा पैसा सबको ही दे देता है, और थोड़ा थोड़ा पैसा देना बेटा आसान भी होता है। तो उसी का नाम पड़ा बेटा शेयर। तो आइए समझते हैं जरा शेयर के बारे में। क्या है शेयर? थोड़ा सा और समझते हैं धीरे धीरे। ठीक। आइए, insert picture part 2। एक मिनट बेटा। एक मिनट बेटा, एक मिनट, वो फाइल मिल नहीं रही है। हाँ बेटा, अब आइए जरा इशू ऑफ शेयर पे आते हैं। ठीक, इशू ऑफ शेयर पे आते हैं। तो समझिए, अ शेयर इज वन ऑफ द यूनिट व्हेन वन ऑफ द यूनिट। सिंपली बेटा शेयर का मतलब एक सेक्शन, एक पार्ट, उससे ज़्यादा शेयर का मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी और समझिए ध्यान से। कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड, मतलब हम ये कह सकते हैं कि, सुनेगा ध्यान से, शेयर, ओहो चला जा भाई, शेयर इज द
पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। अब बेटा देखो, हमने लिखा क्या, हमने लिखा कि शेयर इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। जो शेयर होता है वो शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। एक सिंपल सी बात हमें आप समझाते चलिएगा। कैपिटल का मतलब जानते हैं? हाँ सर जानते हैं। कैपिटल का मतलब जो ओनर्स का फंड होता है। जब भी बिजनेस में ओनर फंड या ओनर पैसा लगाता है तो उसका नाम क्या आता है? कैपिटल। तो सुनिएगा, शेयर इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का पार्ट होता है शेयर। और शेयर कैपिटल का मतलब बेटा जो टोटल पैसा लोगों ने लगाया है, कंपनी के ओनर ने जो टोटल पैसा लगाया है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा क्या होता है? शेयर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 284 2 क्लॉज 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक, डिफाइन अ शेयर एज, इससे बहुत क्लियर नहीं होगा, अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक एक्सेप्ट वेयर हर डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड शेयर इज एक्सप्रेस और एम्प्लाइड। इसको केवल रट लीजिए, इससे बहुत कुछ समझने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। ठीक, नहीं समझाने के चक्कर में बेटा हम लोग कहीं और चले जाएंगे। ठीक, अच्छा अब बेटा शेयर के कितने टाइप होते हैं? तो बेटा शेयर के 2 टाइप होते हैं। एक होता है बेटा इक्विटी टाइप होता है और एक होता है प्रेफरेंस होता है। एक इक्विटी होता है और एक प्रेफरेंस होता है। लिखा भी है बेटा कि सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के हिसाब से केवल 2 तरीके के शेयर हम इशू कर सकते हैं। एक जो शेयर इशू कर सकते हैं वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, और एक जो शेयर इशू कर सकते हैं वो बेटा आप कौन सा शेयर इशू कर सकते हैं? इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। तो एज पर सेक्शन 43 तो काइंड ऑफ शेयर्स जो है वो 2 होगा। ठीक है, कौन? प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। ये 2 तरीके के शेयर कंपनी इशू कर सकती है एज पर लॉ। सेक्शन भी याद रखेंगे 43। प्रेफरेंस शेयर के पास बेटा 2 राइट होते हैं। प्रेफरेंस मतलब जिसको हम प्रेफरेंस देते हैं, 2 टाइप के राइट होते हैं। पहला जो राइट है डिविडेंड का, इसको पहले डिविडेंड चाहिए, और दूसरा है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, इक्विटी से पहले कैपिटल चाहिए। इक्विटी से पहले क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। बेटा एक चीज़ हम आपको और बता दें, और वो चीज़ ये है कि अब जो न्यू कंपनीज एक्ट आ गया है, न्यू कंपनीज एक्ट, उस न्यू कंपनीज एक्ट में ये बताया गया है कि अब हर एक कंपनी को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना होगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना होगा। रिडीमेबल मतलब जिसका पैसा आप वापस कर पाए। अब सारी कंपनी को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना होगा, और कंपनी के मतलब जब कंपनी इस शेयर को इशू करेगी उसके 20 ईयर्स 20 साल के अंदर आपको उनका पैसा वापस करना होगा। तो 2 चीज़ें राइट हैं। एक तो बेटा रिसीव ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब आपने इनको क्या बनाया? शेयर कैपिटल बोला। कैपिटल का मतलब ओनर फंड, और ओनर को क्या देते हैं? प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं। प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं, तो वही है बेटा डिविडेंड। हम उनको प्रॉफिट का कुछ पोर्शन एज अ क्या देंगे बेटा? डिविडेंड देंगे। ठीक, और उनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर द कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन अब जो कंपनी इशू करती है वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। ठीक है, अच्छा इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे बेटा। जो टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, क्युमुलेटिव है, नॉन क्युमुलेटिव है, पार्टिसिपेटिंग है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, कन्वर्टेबल है और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। ठीक,
तो बेटा रिडीमेबल हमने आपको बताया कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 हर एक कंपनी अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। रिडीमेबल का मतलब कि जिसका पैसा कंपनी को अपने लाइफ टाइम में, ड्यूरिंग लाइफ, जब वो चल रही है उसी टाइम उसका पैसा वापस करना होता है, तो उसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक। दूसरी चीज़ कब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने के 20 साल के अंदर पैसा वापस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बेटा कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? कुमुलेटिव का मतलब समझिए जरा ध्यान से। जैसे मान लीजिए 2010, 11, 12, 2013 इनको 5,000 रुपये का डिविडेंड यहाँ देना है, 5,000 का डिविडेंड यहाँ देना है, 5,000 का डिविडेंड यहाँ देना है, 5,000 का डिविडेंड यहाँ। बेटा इस साल इन्होंने डिविडेंड दे दिया, लेकिन 2011 में इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया 5,000 रुपये, क्योंकि प्रॉफिट कम हुआ होगा। तो जब 2012 में जाएंगे तो 5,000 प्लस 5,000, कहने का मतलब अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है और उस साल का डिविडेंड इनको नहीं मिलता है, तो अगली बार जो डिविडेंड देंगे वो पूरा का पूरा पैसा जोड़ के देंगे, सारा पैसा जोड़ के एक साथ दे देंगे। ठीक है। नॉन कुमुलेटिव, अगर प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड दीजिए, अगर किसी साल नहीं देते हैं तो आपको अगले साल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉन कुमुलेटिव। ठीक। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस है। वैसे बेटा इसके दो एस्पेक्ट मिलते हैं किताबों में। एक तो कुछ लोग कहते हैं कि जो मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं, लेकिन इसका रियल होता है बेटा कि प्रॉफिट में भी इनका शेयर होता है, उसको पार्टिसिपेटिंग स्पेशल शेयर्स, मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो उसमें भी इनका शेयर होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग, जिनका शेयर नहीं होता। ठीक है। फिर बेटा होता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। एक चीज़ यहाँ पे छूट गया है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, कन्वर्टेबल छूट गया है बेटा। कन्वर्टेबल का मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको हम कन्वर्ट कर लें इक्विटी में या किसी और चीज़ में, उन्हें कन्वर्टेबल बोलेंगे। ये पहले से मेंशन होता है कि आप ऐसे शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक। चलिए, नॉन कन्वर्टेबल का मतलब जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के बारे में हमने आपको बता दिया। इक्विटी शेयर, बेटा इक्विटी शेयर का मतलब वोटिंग राइट जिसके पास हो और डिविडेंड भी चाहिए, लेकिन डिविडेंड कब चाहिए? डिविडेंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के बाद हमें पैसा देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर के पहले पैसा नहीं देना है। ठीक है। अच्छा, तो ये शेयर्स खत्म हो गए बेटा। नेक्स्ट, अब हम कंपनी में किसी भी कंपनी में शेयर को इशू करने का क्या प्रोसेस होता है। ठीक बेटा, इसको एक बार ज़रा नोट कर लीजिए, तब तक हम आगे थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं हम लोग, फिर आगे शुरू करते हैं। दिख रहा होगा, थोड़ा सा नोट कर लीजिए।
हो गया बेटा? चलिए जरा अब जरा समझते हैं कि अगर हमें शेयर इशू करना पड़ता है तो कैसे करते हैं। बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता है। ठीक है बेटा, आज थ्योरेटिकल पोर्शन सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल पे जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो शेयर फॉर फीच पे ध्यान देना है और शेयर प्रोराटा पे ध्यान देना है। ठीक है, प्रोराटा अलॉटमेंट पे और फॉर फीच पे, बस बाकी चीज़ों पे आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, आ जाइए। ठीक, अगर आप पब्लिक में शेयर इशू करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा। सबसे पहला चीज़ क्या चाहिए आपको? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ों का डिटेल होता है। ठीक है, कि शेयर्स के बारे में सारी डिटेल जो है जिस डॉक्यूमेंट्स में होता है उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 a copy of prospectus is required to be delivered to the registrar for the registration on or before the date of publication thereof। पब्लिकेशन का मतलब प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी कंपनी के रजिस्ट्रार के पास पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिखा है प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशू विद इन 90 डेज ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के 90 डेज में आपको क्या करना है? इसको इशू कर देना है, डिले नहीं करना है। तो बेटा अगर पब्लिक से हमें पैसे चाहिए तो पब्लिक पैसे कैसे देती है? शेयर से देती है। ठीक, और शेयर इशू करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? प्रोस्पेक्टस चाहिए। फिर कंपल्सरी लिस्टिंग। बेटा एवरी कंपनी इज लिस्टिंग एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बिफोर इश्यू ऑफ शेयर सेक्शन 40। किसी एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए और प्रोस्पेक्टस में उस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का नाम भी मेंशन होना चाहिए। फिर इसके बाद बेटा आता है एप्लीकेशन। क्या आता है? एप्लीकेशन। मतलब आप लोगों से कहोगे कि भैया आप मुझे क्या दे दो? एप्लीकेशन दे दो। पब्लिक से कहोगे एप्लीकेशन के लिए। ठीक, तो पब्लिक जब अप्लाइड करेगी कि उसको कितना शेयर चाहिए तो उसी के साथ साथ वो एप्लीकेशन मनी दे देती है। तो हम एप्लीकेशन मनी नहीं मांगते, हम लोगों से मांगते हैं कि आपको कितना शेयर चाहिए ये बताइए, और जितना शेयर चाहिए उसके हिसाब से आप मुझे क्या दे दीजिए? पैसा दे दीजिए। ठीक, अच्छा, उसके बाद इसमें थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखना। मिनिमम एप्लीकेशन मनी पर शेयर। ठीक है बेटा, एज पर the amount payable on application on each share must be at least 5% of the nominal amount of share। बेटा नॉमिनल अमाउंट जो होगा शेयर का, ठीक, जो उसकी फेस वैल्यू होगी उस फेस वैल्यू का 5% आपको एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक, किस सेक्शन में बेटा? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 39 में। मतलब आप जो एप्लीकेशन पे पैसा रख रहे हैं वो मिनिमम 5% होना चाहिए फेस वैल्यू का। ठीक, ओके। हाउएवर एज पर सेबी गाइडलाइंस, सेबी ने भी अपना गाइडलाइंस दिया है, क्योंकि सेबी का मतलब सिक्योरिटी जो है, भूल गया, सिक्योरिटी भूल गया यार, दिमाग में नहीं आ रहा है। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ, तो आजकल मैं बोलने ज़्यादा लगा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो बेटा कंपनीज एक्ट के तहत भी रूल होते हैं और सेबी ने भी अपने रूल बना रखे हैं। तो सेबी ने क्या कहा है? सेबी ने कहा है मिनिमम एप्लीकेशन मनी टू बी पेड बाय एन एप्लीकेंट अलोंग विद द एप्लीकेशन मस्ट बी
एटलीस्ट 25% ऑफ द इशू प्राइस। बेटा एक चीज़ याद रखना, अभी कुछ देर बाद हम आपको जाएंगे आगे तो हम समझाएंगे, एक मिनट, इशू प्राइस, फेस वैल्यू, ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। अभी हम आपको कुछ देर में समझाएंगे कि इशू प्राइस और फेस वैल्यू में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि 25% होना चाहिए ऑफ द इशू प्राइस, किसके हिसाब से, सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से। तो दोनों मिक्स मत करिएगा। कंपनी ने कहा है कि नॉमिनल अमाउंट का कितना होना चाहिए, 5% होना चाहिए, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि फेस इशू प्राइस का, फेस वैल्यू का नहीं, इन्होंने कहा इशू प्राइस का कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए, ठीक। ये दूसरी पॉइंट का अभी कोई मतलब नहीं है। फिर आगे बढ़िए बेटा। और एप्लीकेशन मनी टू बी डिपॉजिट इन द शेड्यूल बैंक, और एप्लीकेशन मनी कहाँ पे डिपॉजिट होना चाहिए, शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट होना चाहिए, ठीक। बेटा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो कंपनी होती है वो शेयर के पैसे पार्ट वाइज मांगती है, पार्ट वाइज मांगती है। जैसे सिंपल सी बात है बेटा, कंपनी को अगर कंपनी स्टेब्लिश करना है तो पहले मशीनरी लगाएगा, पहले थोड़ा प्रोडक्शन करेगा, फिर जब उसका सामान बिकने लगेगा तो और मशीनरी लगाएगा। तो कंपनी को टाइम टू टाइम पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, एक ही साथ पैसा नहीं चाहिए होता है। तो कंपनी ने उस पैसे को बांट रखा है। कंपनी सबसे पहले उसको एप्लीकेशन पे लेगा, फिर उसको अलॉटमेंट पे लेगा, फिर उसको बेटा कॉल्स पे लेगा, और कॉल्स में भी वो कई तरीके से ले सकता है, फर्स्ट कॉल्स ले सकता है, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जितना भी लेना हो। तो कंपनी अपने पैसे को डिफरेंट टाइम पे मंगाती है, जैसे कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है कंपनी वैसे पैसे कॉल करती है, ठीक। तो प्रोस्पेक्टस हो गया, लिस्टिंग हो गया, एप्लीकेशन, अब फिर आते हैं अलॉटमेंट। किस पे आते हैं बेटा, अलॉटमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक बेटा, अलॉटमेंट पे आ जाइए, ठीक। अलॉटमेंट में थोड़ी सी बातों को समझ लीजिए कि अलॉटमेंट का क्या मतलब है। जब बेटा आपके पास एप्लीकेशन आ गया, एप्लीकेशन आ गया तो अब आपको उनको शेयर प्रोवाइड करना है। अगर वो एप्लीकेशन कंपनीज एक्ट के तहत या तो सेबी गाइडलाइंस के तहत आए हैं तो in case of first allotment of share, no allotment shall be made unless the amount stated in the prospectus as a minimum subscription the sum payable on the application for the stated amount has been received by the company section 39। कहने का मतलब कि बेटा जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब तक नहीं आ जाता, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब तक नहीं आ जाता तब तक आप शेयर को अलॉटमेंट नहीं करोगे, शेयर लोगों को नहीं दोगे। अलॉटमेंट का मतलब शेयर आपको देना नहीं है जब तक कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना आ जाए। अब कहोगे सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो देखिए, एज पर सेबी गाइडलाइंस इन केस ऑफ नॉन रिसिव्ड बाय द कंपनी ऑफ 90% इशू अमाउंट फ्रॉम पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो आपको कम से कम 90% चाहिए इशूड अमाउंट, जो भी आपने इशूड किया है उस अमाउंट का 90% आपको चाहिए। अगर 90% नहीं मिलता है तो आपको वो पैसा जो है 60 डेज के विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। और अगर 70 दिन में रिफंड नहीं 60 डेज में रिफंड नहीं कर पाते हैं तो 78 डेज बाद आपको 15% पर एनम के हिसाब से क्या देना पड़ेगा, आपको बेटा इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
तो वो जो 60 प्लस 18 डेज का आपको ग्रेस, फिर तब आपको क्या देना है बेटा, वापस से इंटरेस्ट देना है 15%। ठीक है, अच्छा ये बातें क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर ये ये चीज़ अभी लिखिए मत, इसको हम समझा देंगे अभी। ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन है, इन दोनों को हम अभी समझा देंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। अलॉटमेंट के बाद किस पे आते हैं बेटा, कॉल पे आते हैं। ठीक, कॉल का मतलब पैसा मांगना। अप्लाइड किया लोगों ने, आपने उनको शेयर अलॉट कर दिया, फिर आप कॉल्स के थ्रू उनसे पैसा मांग सकते हैं। कॉल्स में क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ा समझ लीजिए। द लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू द कॉल्स। सबसे पहले, अ कॉल मस्ट बी मेड अंडर द रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कॉल के लिए आपको रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, कहाँ से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, एज पर सेक्शन 179। ठीक है, फिर द अमाउंट ऑफ कॉल मस्ट नॉट बी एक्सीड 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। शेयर के नॉमिनल वैल्यू के 25% से ज़्यादा कॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बेटा लास्ट सी कर लो, बस इतना बहुत है, ज़्यादा टेंशन मत लो। एज पर सेबी गाइडलाइंस द कॉल मस्ट बी स्ट्रक्चर इन सच अ मैनर। कहने का मतलब ऐसा करिए कि 12 महीने के अंदर सारा पैसा मिल जाए, मतलब विद इन 1 ईयर आपको सारा पैसा ले लेना है, सारे कॉल्स के सारे पैसे आपको ले लेना है। अगर नहीं देते हैं तो आप उनके शेयर को क्या कर लीजिए, फॉरफीट कर लीजिए। तो सिंपल सी बात है बेटा, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको प्रोस्पेक्टस चाहिए, फिर कंपलसरी लिस्टिंग, फिर एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद बेटा, फिर अलॉटमेंट के बाद कॉल्स। बस कॉल्स के बाद चीज़ें हो गई ख़त्म। ठीक, ठीक है, तो यहाँ से बेटा आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। एक बार देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, ओके।